हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिरजोरंगे बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। मैं आज डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज सिर्फ हम 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। सो 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सही में काफ़ी वेटेजेबल है, जिसमें से श्योरली क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। इसको सिर्फ आप मिस मत करना, इस टॉपिक को क्लियरली करना। ठीक है बेटा। हाँ। सो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, पढ़ना है उसको अच्छे से। दूसरा है रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विथ एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी दिया हुआ है। उसमें से आपको माइकोप्लाज्मा अच्छे से करना है, प्लस साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो। प्रोटिस्टा करना है आपको। प्रोटिस्टा में जैसे कि क्रिजोफाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद में प्रोटोजोन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फंगस। फंगस में बच्चों आपको फंगस का जो क्लासिफिकेशन है, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। लास्ट है वायरसेस। वायरस के अलावा वायरोइड्स, प्रायॉन्स, लाइकेन्स, वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। गॉट इट। वायरस में जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, उसका डिस्कवरी है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह, वो अच्छे से आपको लर्न करना है। ओके। उसके बाद में बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी में जो अलगी टॉपिक है वो सबसे आईएमपी है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, रिप्रोडक्शन इन अलगी, कुछ एग्जांपल्स, मतलब जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो वैसे आप एग्जांपल भी वहाँ पे लर्न करेंगे, वैसी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मॉसेस एंड लिवर वॉट्स। पता है आपको मॉसेस लिवर वॉट्स, ये टॉपिक है ब्रायोफाइटा का। ओके। तो अलगी प्लस ब्रायोफाइटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि बाकी पढ़ना नहीं है, आपको बाकी पढ़ना है, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है। उसके बाद में है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में जो शुरू का पोर्शन है क्लासिफिकेशन का, द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, शुरू का ही पार्ट है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा आपको लर्न ये आईएमपी करना है कि जितने भी वहाँ पे एनिमल के नाम हैं, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है। हाँ, मतलब फाइलम, उसके एग्जाम्पल्स, मतलब जो एनिमल का नाम, प्लस उसके जूलॉजिकल नेम, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। गॉट इट। ओके। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको लर्न करना है। लर्न करना है मतलब उसको कंसेप्चुअली पढ़ना है और बाद में उसको मेमोराइज करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, वो आपको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले और लर्न करने पड़ेंगे। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर एग्जाम्पल लर्न नहीं रहते। बेटा वो ऐसी चीज़ है जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पहले भी 2 दिन, 1 दिन पहले आपको 1 सेकेंड वो लर्न करने हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ मॉडिफिकेशन, ये आएगा आपको। और फ्लावर्स में जो है वो सिमेंट्री आईएमपी है, सिमेंट्री के साथ प्लासेंटेशन है, एस्टिवेशंस है। इसमें और एक टॉपिक आता है, एक्चुअली वो रिप्रोडक्शन इन, एक्चुअली प्लांट रिप्रोडक्शन में भी आता है, यहाँ पर सीड, वो भी एक आईएमपी टॉपिक है। ओके। उसके बाद में मैं बात करूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इसमें आपको डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम, इसका एनाटॉमी। इसमें 3 तरह की एनाटॉमी है, रूट, स्टेम और लीफ। तो आपको यहाँ पे रूट और स्टेम, इनको फोकस करना है। उसमें आपने एक नोट डाउन की, मतलब ऑब्जर्व किया होगा, रूट और स्टेम का एक डिफरेंस भी आता है, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट रूट, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट स्टेम। गॉट इट। वो भी लर्न करो अच्छे से। आपने प्रॉपरली अगर डिफरेंस लर्न किया ना, तो आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ओके। और डायग्राम के हिसाब से इसके नाम कहाँ दिए हैं, लेबलिंग कहाँ है, वो भी अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसके बाद मैं बात करूँगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के बारे में।
बेटा इसमें एपिथेलियल टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्लासेस है एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल हो या कंपाउंड हो। उसके अलावा जंक्शंस, ओके, एंड फ्रॉग एंड कॉकरोच। फ्रॉग कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आईएमपी है। गॉट इट। स्पेशली दो टॉपिक, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा द सेल के बारे में। बेटा सेल में सेल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन में आपको पढ़ना है अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। एक्चुअली यहाँ पर आपको एक और टॉपिक मिसिंग है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ना है अच्छे से। गॉट इट। उसके बाद मैं बात करूंगा भाई बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में बेटा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम के ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। एंजाइम में जैसे लॉक एंड की मॉडल है, एंजाइम काम कैसे करता है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, है ना, को फैक्टर्स क्या है, को एंजाइम्स क्या है। गॉट इट। हाँ, वो ध्यान देना है अच्छे से। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक टेबल दिया है वहाँ पे, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल पढ़ के जाना अच्छे से। गॉट इट। उसके बाद में मैं बात करूंगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में। यहाँ पर आपको तो प्योरली फोकस करना है मियोसिस 1 के बारे में। मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी एरिया से बनते हैं, इसी लोकेशन से बनते हैं। मियोसिस 1, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में पता है आपको जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, व्हाटएवर जो अलग अलग नाम दिए हैं। गॉट इट। वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस। इसमें बेटा आपको साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें एटीपी NADPH2 बनता है, प्लस C3C4 साइकिल, ये सबसे आईएमपी। C3C4 साइकिल, इसको मिस मत करना। C3C4 साइकिल, उसका डिफरेंस, जो टेबल दिए हैं, मतलब जो साइकिल्स दिए हैं, बीच में कौन से नाम है, वो सब लर्न करना है, आपको समझना है अच्छे से। फोटो रेस्पिरेशन ठीक है, कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन इसमें सबसे आईएमपी C3C4 साइकिल है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में सबसे इनिशियल एक साइंटिस्ट की हिस्ट्री दी हुई है, साइंटिस्ट की हिस्ट्री। हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया है, CO2 के बारे में, स्टार्च के बारे में, लाइट के बारे में। ओके, वो हिस्ट्री आईएमपी है। देन बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, ETS हुआ। ओके, यहाँ एक भी टॉपिक मिस मत करना, ये तीनों आईएमपी है, तीनों आईएमपी है। खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ATP से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने, क्रेब्स साइकिल में कितने बने, ETS में कितने बने। गॉट इट। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस आते हैं, ये इनके जो नाम है वो तो आते ही हैं, लेकिन ATP के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ ATP बन चुकी है। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस करो मैक्स टू मैक्स, और वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब हॉर्मोन्स। चाहे आप ऑक्सिन की बात करो, आप साइटोकिनिन की बात करो, आप गिबरेलिन्स की बात करो, आप एब्सिसिक एसिड की बात करो, आप इथिलीन की बात करो, उसमें जैसे कि ऑक्सिन का डेरिवेटिव कौन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हार्मोन का डेरिवेटिव कौन है, हार्मोन की हिस्ट्री क्या है, हार्मोन के यूजेस क्या है। गॉट इट। उसके बाद में बात करूंगा मैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग में आप कोई भी PYQ देखो तो यहाँ से कोई ना कोई आपको PYQ मिलेगा, जैसे कि पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, पार्शियल प्रेशर का टेबल। वो पार्शियल प्रेशर दिया है, जैसे कि अल्वियोलस में कितना O2 है, हाँ, सेल में कितना O2 है, कितना CO2 है, ब्लड में कितना O2 है, कितना CO2 है, इस तरह वेन्स में कितना O2 CO2 है, आर्टरी में कितना O2 CO2 है, उसका जो टेबल दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्शियल प्रेशर का। उसके बाद में बात करूंगा डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर्स आईएमपी रहते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में पता है आपको, टाइडल वॉल्यूम हुआ, हाँ, IRV, ERV, टोटल लंग कैपेसिटीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं विथ वैल्यूज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 कैसे कंडक्ट हुआ, CO2 कैसे कैरी हुआ वाया हीमोग्लोबिन, और ये जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व,
दिया है इसका टेबल एनसीईआरटी में, एक ग्राफ दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ओके, इसमें बेटा एक आएगा आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो सैचुरेशन का परसेंट रहता है वो। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। इसमें आप याद रखिएगा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ब्लड टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ब्लड में इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार, अग्रेन्युलो के प्रकार विद परसेंटेज, कौन ज़्यादा है कौन कम है। उसके बाद में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसका मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से लर्न करो आप, कैसे खून कोएगुलेट हुआ, क्या क्या लगा उसके लिए, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर लगे। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में और एक टॉपिक है गलत ब्लड दिया तो क्या होगा। आपने एक बीमारी का नाम सुना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, उसके बारे में पढ़ के रखो। उसके अलावा आपको पढ़ के रखना है आरएस फैक्टर्स। ओके, उसके बाद में कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जैसे कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, गॉट इट। हाँ, उसके बाद में आपको और लर्न करना है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हमारे अंदर जो हार्ट में जो भी मैसेज बहता है वो बहता कैसे है। याद है आपको एसए नोड, एवी नोड, बडल ऑफिस कैसे काम करते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, कौन कहाँ पे लोकेट है, जैसे एसए नोड कहाँ पे है, एवी नोड कहाँ पे है। तो ये वो पार्ट था, कौन सा, कंडक्टिंग सिस्टम वाला। उसके अलावा ईसीजी और डिसऑर्डर्स। ठीक है बेटा, एक्सरे सिस्टम में ये टॉपिक आपको पढ़ के रखना है, यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट्स अ पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आईएमपी है, क्योंकि यूरिन को कैसे कॉन्सेंट्रेट बनाया जाए। रेगुलेशन ऑफ द किडनी, जैसे कि रास हुआ, एडीएच हुआ, एएनएफ हुआ, यहाँ जितना भी टॉपिक है ना किडनी वाले केसेस में, ये सब आईएमपी है। इसके अलावा आपको किडनी के बारे में कुछ पढ़ के रखना है, किडनी कहाँ है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका आकार क्या है, वो किडनी के बारे में पढ़ के रखो आप। और एक छोटा सा टॉपिक है उसमें कि कौन सा एनिमल जैसे कि अमोनिया रिलीज कर रहा है क्या, यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है क्या, यूरिया रिलीज कर रहा है क्या। ओके, जैसे यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। वो लोकोमोशन और मोमेंट की बात करूँ तो मैं वहां पे आएगा तुझे मसल्स का स्ट्रक्चर, जैसे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, उसमें आएगा एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मायोसिन, इसका स्ट्रक्चर याद रखना एक्टिन मायोसिन का। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुई, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। सार्कोमियर नाम सुना है तूने। जेड लाइंस कैसे नजदीक आती है, जेड लाइंस। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ बेटा, वो मैकेनिज्म याद रखो, आईएमपी है। उसके बाद में जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, स्पेशली साइनोवियल जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में सब आ गया, मतलब बोन्स के भी डिसऑर्डर आ गए और मसल के भी आ गए। उसके बाद में न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आता है बेटा न्यूरल का स्ट्रक्चर, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ये दो ही टॉपिक सबसे आईएमपी है। न्यूरल का स्ट्रक्चर में जैसे न्यूरॉन के प्रकार क्या है, कहाँ अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, गॉट इट। न्यूरोग्लियल सेल नाम सुना है आपने। और कंडक्शन ऑफ इंपल्स में याद रखना सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, एग्जैक्टली वो आईएमपी है। जैसे कि कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर कौन सा चार्ज है, न्यूरॉन के बाहर कौन सा चार्ज है, एग्जैक्टली। उसके बाद में आता है, हाँ और एक चीज रह गई इसमें बेटा कि उसमें कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गॉट इट। हाँ, उसके बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें आएगा मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन एंड डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोनल एक्शंस, कि आपको ग्लैंड्स पढ़ना है, आपको ग्लैंड्स पढ़ने हैं, और ग्लैंड्स कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो कैसे एक्शन कर रहा है, उसके बाद में उस हार्मोन का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। देखो ग्लैंड्स के नाम पढ़ लो,
वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है वो पढ़ लो, उसकी फंक्शन क्या है वो पढ़ो। हार्मोन ज़्यादा हुआ दैट इज हाइपर सिक्रीशन तो क्या लॉस है, हार्मोन कम हुआ हाइपोसिक्रीशन तो क्या लॉस है, वो पढ़ के रखना। और लास्ट है हार्मोन्स, ये मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन काम करता है। कुछ हार्मोन सेल के अंदर जाके काम करते हैं, कुछ सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर टारगेट रखा हुआ है वहाँ पे एक्ट होते हैं। मतलब कुछ हार्मोन लिपिड नेचर के हैं, कुछ प्रोटीन नेचर के हैं। तो हार्मोन्स की एक्शन कैसे होती है, क्या वो हार्मोन सेल के अंदर जाके एक्ट कर रहा है या सेल के बाहर ही रुक के एक्ट कर रहा है। गॉट इट? ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक 11th स्टैंडर्ड का हुआ बेटा। इसका जो नेक्स्ट है 12th स्टैंडर्ड, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। सो थैंक यू सो मच। मैं वन सेकेंड आपसे रिपीट ये बोलूँगा, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।